मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 29 दिसंबर। पहला टॉपिक है हमारा काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ यूएनएचसी। देखिए 10 सालों के बाद जो है इंडिया जो है चेयर करेगा काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, 10 सालों के बाद इंडिया को ये मौका मिला है कि इसकी चेयरमैनशिप जो है इंडिया को मिली है। इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए काउंटर टेररिज्म जो कमेटी है उसकी स्थापना सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 के द्वारा जो है अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 28 सितंबर 2001 को इसको अडॉप्ट किया गया था। जो 9/11 का जो हमला हुआ था अमेरिका में, तो उसके बाद से जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। देखिए कमेटी का जो टास्क है कि एक तरह का जो ये रेजोल्यूशन है 1373 वाला, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, और उसके अलावा जो रिक्वेस्ट करता है कंट्रीज़ टू इम्प्लीमेंट अ नंबर ऑफ मेजर्स एम्ड एट इन्हांसिंग द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल एबिलिटी। देखिए अपने लीगल और जो उनकी जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी लीगल और एबिलिटी को वो बढ़ाएं, ताकि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो उससे हम फाइट कर सकें। तो उसके लिए ये टेररिज्म को काउंटर करने के लिए कमेटी की स्थापना जो है किया गया था। ठीक है, तो 28 सितंबर 2001 को इसकी स्थापना जो है ये किया गया था। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए जो भी टेररिज्म को लेकर जो फाइनेंसिंग होती हैं तो उसको क्रिमिनलाइज करने की बात यहाँ बताई जाती है। उसके अलावा फ्रीजिंग एनी फंड्स रिलेटेड टू पर्सन इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो जो भी टेररिज्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा उसके फंड वगैरह उसके पैसे वगैरह को फ्रीज कर दिया जाएगा। और टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको सभी तरह के जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स वगैरह हैं वो नहीं दिए जाएंगे। उसके अलावा सप्रेस द प्रोविज़न ऑफ सेफ हेवन sustenance and support for terrorists and share information with other governments on any group practicing or planning terrorist acts। और मान लीजिए कि ऐसी कोई भी गतिविधियाँ मिलती हैं टेररिस्ट से संबंधित कोई भी गतिविधियाँ अगर जानकारी मिलती है तो वो एक देश दूसरे देश के साथ जो है उसको शेयर करेगा। बिसाइड द कमिटी मॉनिटर स्टेप्स टेकन टू कोऑपरेट विद ईच अदर गवर्नमेंट इन द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी या डिटेक्शन होगा, अरेस्ट होगा, एक्सट्रेडिशन होगा, तो जो भी चीज़ें होंगी उसमें जो कंट्रीज़ हैं उसको आपस में एक तरह से कोऑपरेट करने की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत जो है ये लोग कोऑपरेट करते हैं। प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज इन्वॉल्व इन टेरर एक्ट्स एंड क्रिमिनलाइज एक्टिविटीज़ एंड पैसिव असिस्टेंस फॉर टेररिज्म। तो मेनली जो है टेररिज्म के खिलाफ ये जो सारे कंट्रीज़ हैं वो मिलकर लड़ाई लड़ती हैं इसके अंदर, यूएनएफसी के अंडर में। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम FCRA के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया है कि FCRA का जो एक्ट है उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए द FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी, एक कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन सेटअप बाय नोबल लॉरेट मदर टेरेसा एज सम एडवर्स इनपुट्स वर नोटिस्ड। देखिए यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने रिफ्यूज़ किया है इसको रिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है वो मैंडेटरी है। जो भी NGO वगैरह होते हैं या जो एसोसिएशन होते हैं जिनको विदेश के से जो है फंडिंग दी जाती है, ठीक है, जो फॉरेन से जो फंडिंग होने आती है, तो जिस भी NGO एसोसिएशन को जो ये डोनेशंस वगैरह मिलते हैं तो ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो FCRA के अंडर वो रजिस्टर्ड NGO हो या एसोसिएशन हो। ठीक है, अब देखते हैं FCRA के बारे में। तो देखिए इट इज़ अ लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट टू रेगुलेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए जो बाहर से जो पैसे या फंड्स वगैरह आते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो है ये एक्ट लाया गया था। खासकर जो डोनेशन वगैरह होता है प्रोवाइडेड बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन टू NGOs एंड अदर्स विद इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी NGOs वगैरह हैं जो या जो भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं जिनको बाहर से पैसे मिलते हैं, डोनेशन मिलता है, तो उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो है रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है। देखिए इसको ओरिजिनली जो है 1976 में पास किया गया था और बाद में फिर इसको अमेंड किया गया था, थोड़ा मॉडिफाई वगैरह किया गया था 2010 में। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ यूज द एक्ट ओवर द ईयर्स टू फ्रीज बैंक अकाउंट्स। तो देखिए अगर मान लीजिए कुछ इलीगल दिखता है तो वहाँ फ्रीज बैंक अकाउंट को फ्रीज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जो NGO वगैरह हैं उनका अकाउंट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट से बात आती है या किसी और भी अन्य गतिविधियों में वो संलिप्त पाए जाते हैं तो बैंक अकाउंट को जो है फ्रीज कर दिया जाता है। और इसको कंट्रोल करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाती है। अब देखिए एज पर द FCRA एक्ट 2010 ऑल NGOs आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द एक्ट टू रिसीव फॉरेन फंडिंग। तो जो भी NGOs को अगर फॉरेन फंडिंग लेना है तो उनको इस एक्ट के अंदर जो है अपने आप को रजिस्टर करना ही करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स स्टिपुलेटेड इन द FCRA एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिसीव फॉरेन फंडिंग अनलेस इट इज रजिस्टर्ड। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाते तब तक वो जो है फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। ठीक है,
या तो अगर मान ली सरकार उनको अप्रूवल दे देती है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए तो हम उनको मिल सकता है। लेकिन वैसे अगर नॉर्मली केसेस में देखा जाए तो यहाँ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अंडर FCRA एक्ट रजिस्टर्ड NGOs कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर 5 पर्पसेस। तो देखिए मेनली जो है 5 पर्पस के लिए ये जो फॉरेन फंडिंग है वो दिया जाता है, वो इसके अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो सिर्फ ये 5 कारण दिए जा सकते हैं, जैसे सोशल सामाजिक कारण हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड कारण है, या रिलीजियस है, इकोनॉमिक है, या कल्चरल चीज़ है। तो सिर्फ ये 5 टॉपिक पे ही ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है ये NGOs या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिसीव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। तो देखिए रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एडवाइस किया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया को कि टू स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल एंड फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंप्लाइंग विद BS6 नॉर्म्स इन ए टाइम बाउंड मैनर विद द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो 6 महीने के अंदर जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं और जो फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो उनको जल्दी से उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू कर दिया जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए in line with the government's policy on promoting ethanol as a transport fuel, flex fuel vehicles are capable of running on a combination of 100% पेट्रोल और 100% बायोएथेनॉल। तो जो भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स होंगे तो ऐसे जो भी व्हीकल्स होंगे वो या तो पूरे पूरे पेट्रोल पे भी चल सकते हैं या 100% बायोएथेनॉल पे भी उनको चलाया जा सकता है। ठीक है, और उनको ब्लेंड करके भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब इसमें कैसे भी नॉर्मल पेट्रोल भी यूज़ किया जा सकता है या ब्लेंडिंग पेट्रोल जो होता है वो भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। तो दिस मूव विल ड्रास्टिकली रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बहुत हद तक ये कम करेगा। ठीक है, हेल्पिंग इंडिया टू कंप्लाई विद द कमिटमेंट मेड बाय द COP26। तो जहाँ COP26 में जो वादा किया गया है इंडिया के द्वारा तो वहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने का जो वादा है तो उसको इसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, और ये कभी कभी करीब करीब ये बताया जा रहा है कि करीब करीब ये 1 बिलियन टन जो है एमिशन को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है 2030 तक। तो ज़्यादातर जो पोल्यूशन हमारे यहाँ होते हैं वो व्हीकल से ही होते हैं। तो इन ऑर्डर टू एक्सीलरेट इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, PLI स्कीम इसके लिए शुरू की गई है। तो ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स एंड फ्लक्स फ्यूल इंजन्स, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो एक PLI स्कीम जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है उसकी शुरुआत किया गया है। तो देखिए देखते हैं फ्लक्स फ्यूल इंजन्स क्या होते हैं। तो देखिए फ्लक्स फ्यूल इंजन जो हैं वो एक इंटरनल कंबशन इंजन है जो रन कर सकते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक टाइप ऑफ फ्यूल पे। ठीक है, पेट्रोल या जो ब्लेंडेड पेट्रोल एथनॉल का जो ब्लेंड करके पेट्रोल यूज़ किया था तो किसी भी टाइप के ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल पे ये रन कर सकते हैं। इन्हीं को इसलिए इनको फ्लेक्स फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ पेट्रोल एंड एथनॉल और मेथनॉल इज़ यूज्ड। तो ज़्यादातर जो है पेट्रोल को एथनॉल के साथ या पेट्रोल को मेथनॉल के साथ मिला के यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो इसका इंजन होगा वो कैपेबल होगा कि वो किसी भी रेशियो में एडजस्ट कर सकता है। देखिए जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन है आर कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन 100% पेट्रोल। ठीक है, तो 100% पेट्रोल पे भी रन कर सकता है या 100% एथनॉल पे भी रन कर सकता है। तो हमारी कंट्रीज़ के अलावा देखें तो ब्राज़ील यूज़ कर रहा है ये चीज़, USA यूज़ कर रहा है और कनाडा भी अभी ये चीज़ यूज़ कर रहा है। तो ये तीनों कंट्रीज़ जो हैं ये यूज़ कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फैमिली ट्री क्रिएटेड यूजिंग DNA। DNA जिसको हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो रिसेंटली देखिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कंपाइल किया है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फैमिली ट्री। ठीक है, और ये कहाँ से मिला। तो देखिए जो कोस्ट वर्ल्ड UK में एक 5700 ईयर ओल्ड टॉम था, तो वहाँ पे जो ह्यूमन बोन्स वगैरह मिले हैं तो वहाँ से उसके DNA को जो है एक तरह से पहचान करके और एक फैमिली ट्री क्रिएट किया गया है। ठीक है, द न्यूलिथिक टॉम्ब और कैरन एट हैजलेटॉन नॉर्थ इन ग्लाउसी थ्रेसराइन हैज़ 2 L-shaped चैम्बर्स। तो वहाँ पे 2 L-shaped चैम्बर्स हैं, एक नॉर्थ को फेस कर रहा है और दूसरा जो है साउथ को फेस कर रहा है। द टॉम्ब डेट्स टू एन इम्पॉर्टेंट पीरियड जस्ट आफ्टर फार्मिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिटेन बाई पीपल। तो अभी जब फार्मिंग की जब शुरुआत ही हुई थी तभी के टाइम का ये टॉम्ब जो है वो है। देखिए DNA के एनालिसिस से ये पता चला कि फ्रॉम द टॉम्ब्स ऑक्यूपेंट्स रिवील द पीपल बरीड देयर वर फ्रॉम 5 कंटिन्यूअस जनरेशंस। ठीक है, तो ये जो है DNA से पता चला है कि ये 5 जनरेशंस के जो एक फैमिली है उस फैमिली के 5 जनरेशंस के DNA जो है बोन्स वगैरह से निकाले गए हैं। यहाँ पे जो बोन्स मिली हैं वो यहाँ से एक फैमिली के 5 जनरेशन के DNA जो है निकाले गए हैं। मोस्ट ऑफ दोज फाउंड द टॉम्ब वर डिसेंडेड फ्रॉम 4 वुमेन एंड ऑल हैड चिल्ड्रन विद द सेम मैन। करीब 4 महिला के से वो बच्चे हुए हैं
और लेकिन जो मैन का जो डीएनए है वो सेम है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि इन सभी मतलब एक तरफ से महिलाओं के जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक आदमी से हुए हैं। द फर्स्ट जनरेशन वुमेन प्रोबली हेल्ड ए सोशली सिग्निफिकेंट प्लेस इन द मेमोरीज ऑफ दिस कम्युनिटी। और सबसे पहली महिला है इस जनरेशन की, वो सबसे इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। वाइल द टॉम रिवील्स एविडेंस ऑफ पॉलीगेनी, ठीक है, तो कहीं कहीं ये कहीं ना कहीं जो है पॉलीगैमी की बात करता है। पॉलीगैमी मतलब एक शादी जो शादियाँ होती हैं उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। मैन हैविंग चिल्ड्रन विथ मल्टीपल वुमेन्स, ठीक है। इट ऑल्सो शोज दैट पॉलीएंड्री वॉज ऑल्सो वाइड स्प्रेड, वुमेन हैविंग चिल्ड्रन विथ मल्टीपल मैन, ठीक है। तो मीन्स कई पुरुषों के साथ जो है संबंध के साथ ये बच्चे पैदा होते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये भी उस टाइम वाइड स्प्रेड थी, ये भी इससे पता चलता है। अब देखिए इस खोज का इंपॉर्टेंस क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या होगा। द वर्क विल हेल्प रिसर्चर्स अंडरस्टैंड फैमिली डायनामिक्स एमंग दोज स्टोन एज पीपल। तो स्टोन एज के लोगों में क्या उनकी फैमिली का डायनामिक्स था, तो ये पता करने में हेल्प करेगा। एंड लर्न मोर अबाउट देयर कल्चर, और इससे जो है उनके कल्चर के बारे में भी हम जान सकते हैं। अब बात करते हैं श्री अरबिंदो के बारे में। तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है 150 यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री विल बी इन्वॉल्व इन द राइटिंग पेपर्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल लीडर श्री अरबिंदोज लाइफ। तो करीब 150 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इन श्री अरबिंदो जी के बारे में लिखेंगी, और इनकी जो है 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाएगी श्री अरबिंदो जी की। इनका जन्म जो है 15 अगस्त 1872 1872 को कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था, ठीक है। ये एक योगी थे, फिलोसोफर, पोएट, इंडियन नेशनलिस्ट, ठीक है, हु propounded अ फिलोसफी ऑफ डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ थ्रू स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। तो एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के थ्रू जो है डिवाइन लाइफ के फिलोसफी के बारे में श्री अरबिंदो जी ने बताया था। देखिए 1902 से लेके 1910 के बीच में ही पार्टोक इन द स्ट्रगल टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश। तो अंग्रेजों से जो है अपने देश को आज़ाद करने के लिए भी स्ट्रगल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और पौंडीचेरी में इन्होंने फाउंड किया कम्युनिटी ऑफ स्पिरिचुअल सीकर विच टुक सेप एज द श्री अरबिंदो आश्रम। तो जो बाद में चल के जो है श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना हुई 1926 में। और ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित थे, ठीक है, जो इटली में रिवॉल्ट्स हुए थे और जो फ्रेंच रिवॉल्ट्स थे इंग्लैंड में, तो इससे ये बहुत प्रभावित हुए थे। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस का जो सेशन है वो भी कई बार अटेंड किया है, ठीक है। उसके अलावा हेल्प इस्टेब्लिश द अनुशीलन समिति, और कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में इनके द्वारा मदद किया गया था अनुशीलन समिति की स्थापना करने में। ही एंड हिज ब्रदर रेवोल्यूशनरी भारिन घोष कंट्रीब्यूट्स आर्टिकल्स टू द मैगजीन जुगांतर। देखिए जुगांतर में भी आर्टिकल्स वगैरह जो है ये और इनके भाई बारिन घोष लिखते थे, जो कई लोग को जो है इंस्पायर करता था, और जिसकी वजह से वो जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो भी क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ थी उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। तो एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स वगैरह लिखते थे, जैसे कि वंदे मातरम न्यूज़पेपर में इन्होंने लिखा है। मई 1908 में देखिए औरबिंदो जी को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, और ये बताया जाता है कि जो अलीपुर का जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था तो इसमें इनका कनेक्शन बता करके इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद 1914 में ये एक मैगज़ीन स्टार्ट करते हैं आर्या नाम से। ही रोट कॉपियसली एंड हिज ग्रेटेस्ट लिटरेरी अचीवमेंट वॉज सावित्री। जो सबसे बड़ी इनकी अचीवमेंट बताई जाती है वो सावित्री बताई जाती है, जो कि एक पोएम है जिसमें करीब 24,000 लाइन्स हैं, ठीक है। ही डेवलप अ काइंड ऑफ योगा कॉल इंटरनल योगा, और इंटरनल योगा भी जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। अब इनके नेशनलिज्म की थियोरी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ही वॉज कंसिडर्ड एज ए प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, अलॉन्ग विद द बंकिम चंद्र, तिलक, दयानंद। ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इन लोग साथ मिलकर जो है इंडिया में एक नेशनलिज्म की जो थियोरी है वो डेवलप की गई थी श्री अरबिंदो जी के द्वारा। देखिए इनकी जो थियोरी थी नेशनलिज्म की वो बेस्ड थी वेदांत फिलोसफी पे, ठीक है, विद सॉ यूनिटी एंड वननेस इन मैन एंड गॉड, ठीक है। मीन्स सभी जिसे कहा था ना कण कण में भगवान है, ठीक है, ये वेदांत की फिलोसफी है। ही डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वॉज इन फैक्ट मदर इंडिया विच रिप्रेजेंट द यूनाइटेड पावर एंड शक्ति ऑफ मिलियंस ऑफ हर चिल्ड्रन। तो ये इनके द्वारा ये भी कहा गया कि भारत जो है वो माता है, और इसकी और इसी से क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हम सब जो हैं वो भारत माता की संतानें हैं। मदर इंडिया रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट एनर्जी ऑफ द पीपल। ही आइडेंटिफाइड मदर इंडिया विद गॉड एंड मेंटेन दैट इट वाज गॉड्स डिवाइन मिशन टू सेट इंडिया फ्री, ठीक है। तो भारत माता को जो है वो देवी का दर्जा एक तरह से इनके द्वारा दिया गया है।
ही सेड दैट द विलेज शुड रिटेन इट्स ऑटोनॉमी, जो भी विलेज हैं वो स्वतंत्र होने चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट वहाँ होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम शुड सीक टू प्रमोट नेशनल कोहेजन। द आइडियल ऑफ नेशनल स्वराज मस्ट बी मॉडल ऑन द ओल्ड विलेज कम्युनिटी विच वॉज सेल्फ सफिशिएंट, ऑटोनॉमस एंड सेल्फ गवर्निंग। ठीक है, तो नेशनल स्वराज की जो भावना है वो भी लोगों के मन में जगाई गई इनके द्वारा, और कहा गया कि जो भी गाँव वगैरह हैं वो खुद सक्षम है कि वो खुद अपनी सरकार जो है वो चला सकें। उसके बाद हम बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन के बारे में। ठीक है, देखिए इसका एक सर्वे जो है जारी किया कैसे परफॉर्मेंस का, तो तेलंगाना जो है इसमें फर्स्ट आया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है इसमें तेलंगाना जो है पहली पोजीशन पे है। उसके बाद तमिलनाडु सेकंड पोजीशन पे है, गुजरात जो है वो हमें थर्ड पोजीशन पर देखने को मिलता है। अब इस मिशन के बारे में देखते हैं। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। द प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू डिलीवर कैटलिक इंटरवेंशंस टू रूरल एरियाज़ ऑन द थ्रेशोल्ड ग्रोथ। तो जो भी रूरल एरियाज़ हैं उनकी ग्रोथ किया जा सके, ठीक है, उन वहाँ पर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह किया जा सके। ये अब जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बन चुकी है। यहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच में जो फंड का शेयर किया जाएगा, ठीक है, मीन्स 60 और 40 के रेशियो पे शेयरिंग होगी। जो भी प्लेन एरियाज़ है वहाँ पे, ठीक है, जो भी हिली एरियाज़ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होंगे तो वहाँ पे केंद्र सरकार को सिर्फ 10% पैसा देना है, बाकी 90% सरकार देगी, ठीक है, केंद्र सरकार। लेकिन जो प्लेन एरियाज़ है वहाँ पे 60% पैसा केंद्र सरकार दे रही है और 40% पैसा सिर्फ राज्य सरकार को देना है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का इज़ द ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजीज इन दो रिलेटेड विद द फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। तो जो एक गाँव और शहर के बीच में जो एक डिवीज़न है उसको ख़त्म करना, उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। डेवलपमेंट देखते हैं इस मिशन में। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन कोऑर्डिनेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी केंद्र सरकार जो है कोऑर्डिनेट कर करके, ठीक है, हैज़ टेकन मेजर्स टू ब्रिंग आउट मल्टी लेयर्ड फेज डेवलपमेंट ऑफ रूरल ग्राम पंचायत एंड विलेजेस ऑन द लाइन्स ऑफ अर्बन सिटीज़। तो यहाँ पे जो रूरल ग्राम पंचायत वगैरह हैं उनका डेवलपमेंट करके एक तरह से जो विलेजेस हैं उनको शहर की बराबरी में लाने का टारगेट है। अब अर्बन एरियाज़ क्या होते हैं और उनको डेवलप करने की आवश्यकता क्यों है? देखिए अर्बन कल्चर वुड बी क्लस्टर ऑफ जोग्राफिकली कॉन्टिन्यूस विलेजेस विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 25 to 50,000 इन प्लेन एंड कोस्टल एरियाज़। ठीक है, तो करीब 25,000 से 50,000 की जहाँ आबादी है प्लेन या कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है, छोटे ढेर सारे गाँव हैं तो वो आएंगे इस एरिया में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ जहाँ पॉपुलेशन 5,000 से 15,000 के बीच में अगर है डेजर्ट में, हिली एरियाज़ में या ट्राइबल एरियाज़ में, तो वो इसके अंदर आएंगे। और these clusters typically illustrate potential for growth having economic drivers and derive locationally and competitive advantage। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 25 से 50,000 के बीच में आ रहे हैं, अगर प्लेन और कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे 25,000 से 50,000 की आबादी है तब अर्बन एरियाज़ में वो काउंट किए जाएंगे। और अगर डेजर्ट हिली और ट्राइबल एरिया है और वहाँ पे आबादी जो है 5,000 से 15,000 के बीच में है तो वो अर्बन एरियाज़ के उसमें काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या लार्जर आउटकम हो इन्विजीज अंडर द मिशन आर, देखते हैं क्या आउटकम्स रहे। तो ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजीज एंड दोज रिलेटेड टू फैसिलिटीज़ एंड सर्विस। ठीक है, तो एक तरफ से जो रूरल अर्बन डिवाइड है उसको कम किया जा सके। स्टिमुलेटिंग लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को कम किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट को जो है कम किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कम किया जा सके। स्प्रेडिंग डेवलपमेंट इन द रीजन, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज़, और जो रूरल एरियाज़ जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। अब देखिए ज़रूरत इसलिए है क्योंकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है इंडिया हैज़ मोर देन 6 लाख विलेज, इंडिया के पास करीब 6 लाख से अधिक गाँव हैं। ठीक है, और करीब 7,000 टाउन्स हैं। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन अकाउंट फॉर 69%। ठीक है, टोटल जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं उनका परसेंटेज 69 है और जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनका परसेंटेज 31 है। और करीब 70% ऑफ द पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहती है एंड अबाउट 50% ऑफ द ओवरऑल लेबर फोर्स इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और 50% जो फोर्स है, लेबर फोर्स है, वो अभी भी कृषि पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो कि प्रोडक्टिव नहीं है। Large parts of rural areas in the country are not stand-alone settlements, but a part of cluster of settlement। देखिए जो ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाके हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि वो स्टैंड अलोन नहीं है, वो एक क्लस्टर का भाग है विच आर रिलेटिवली proximate to each other। These clusters typically illustrate potential for growth, having economic drivers and derive locational and competitive advantages। These clusters once developed can be classified as urban। तो एक बार जब इन सभी क्लस्टर्स का अगर डेवलपमेंट हो जाता है तो फिर उसको अर्बन में जो है क्लासीफाई कर दिया जाएगा।
उसके बाद हम बात करेंगे नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स के बारे में। तो देखिए नीति आयोग ने रिलीज़ किया है 4th एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019 और 20 के लिए। देखिए हेल्थ इंडेक्स जो है वो एक पार्ट है रिपोर्ट जो कमीशन की जाती है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, इनके द्वारा मिलकर जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो इसमें देखिए लगातार 34 साल अब जो है केरला ने फिर से टॉप कर लिया है और उत्तर प्रदेश जो है वो बॉटम में है। तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सबसे नीचे हमें देखने को मिलेगी, 19th रैंक है उत्तर प्रदेश की, और केरला जो है चौथी बार टॉप किया है, ठीक है। तमिलनाडु वही हमें तमिलनाडु हमें सेकंड पोजीशन में देखने को मिलेगा और तेलंगाना जो है वो थर्ड पोजीशन में देखने को मिलेगा। देखिए मिज़ोरम ने टॉप किया है हेल्थ इंडेक्स एमंग स्मॉलेस्ट स्टेट्स, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट स्टेट्स की कैटेगरी में मिज़ोरम ने टॉप किया है। वहीं नागालैंड वॉज रैंक एट द बॉटम, वहीं स्मॉलेस्ट स्टेट्स में नागालैंड सबसे नीचे है। देखिए यूटी की बात करें यूनियन टेरिटरीज़ की, तो दादरा नागर हवेली दमन एंड दीव वॉज रैंक एट टॉप, ठीक है, तो इसमें दादरा नागर हवेली और दमन दीव जो टॉप पे हैं और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो बॉटम पे हमें देखने को मिलता है। अब बात की जाए कि स्टेट्स की रैंकिंग कैसे की गई है। देखिए हेल्थ इंडेक्स स्कोर इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्टेट्स परफॉर्मेंस, तो जो भी स्टेट्स हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है। कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे कि हेल्थ का आउटकम क्या है, वहाँ पे गवर्नेंस कैसी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की इनपुट्स एंड प्रोसेस, तो कई चीज़ों का जो कई इंडिकेटर्स का यूज़ करके ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, ठीक है। हेल्थ आउटकम्स फॉर इंस्टेंस इंक्लूड पैरामीटर्स सच एज न्यूनाइटल मोर्टेलिटी रेट। देखिए हेल्थ में जैसे क्या मोर्टेलिटी, न्यूनाइटल मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है, और सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है, कितना सेक्स रेशियो है मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है। गवर्नेंस में आता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स इन की पोस्ट, ये मार्क्ड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो कई सारे जो ये डाटाज हैं उनका यूज़ करके एक रिपोर्ट कार्ड जो है तैयार किया गया है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखिए, तो हेल्थ इंडेक्स हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ टूल टू लिवरेज कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो कहीं ना कहीं ये कोऑपरेटिव और या कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है उसको प्रमोट करता है, उसको एक्सेलरेट करता है, ठीक है। इट वुड ऑल्सो सर्व एज एन instrument for nudging state and union territories and the central ministry to a much greater focus on output and outcome based measurement, ठीक है। तो एक आउटकम एक एनुअल बेसिस पे जो है ये बताता है कि हाँ किस स्टेट ने बेहतर अच्छा जो है परफॉर्म किया है, ठीक है। तो एनुअली ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है और इसमें रैंकिंग दिया जाता है। एनुअल पब्लिकेशन ऑफ द इंडेक्स एंड इट्स अवेलेबिलिटी ऑन पब्लिक डोमेन, ठीक है, तो पब्लिक डोमेन कोई भी इसको इजीली देख सकता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कीप एवरी स्टेक होल्डर्स अलर्ट टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं तो उनको जो अचीव करने के लिए ये प्रमोट करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।